नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव का रुख करेंगे, जिसमें सिक्किम में हुए सड़क हादसे में देश के कई जवान शहीद हो गए हैं। और उधर संसद की कार्यवाही के दौरान आखिर कौन कौन सी बातों पर, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई और कार्यवाही में क्या रहा कुछ खास। और इसके साथ ही देश में कोरोना ने अपने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना की रिपोर्ट को लेकर के भी हम आपको करेंगे आगाह और देंगे जानकारी। ऐसी ही तमाम खबरों पर होगी हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हर खबर पर देंगे अपडेट। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सिक्किम में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें हमने अपने जवानों को खो दिया है। कई शहीद हो गए हैं कई जवान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। नॉर्थ सिक्किम के जिमा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सेना की गाड़ी खाई में जा गिरी और खबर ये मिल रही है कि इस हादसे में तकरीबन 16 जवान इंडियन आर्मी के शहीद हो चुके हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दुखद हादसे पर शोक जताया है। कैमरामैन निकांत के साथ शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज बता दें आपको कि कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। और कार्यवाही में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन 29 दिसंबर से 7 दिन पहले सत्र को स्थगित कर दिया गया। बता दें कि सत्र के दौरान काफी हंगामेदार सेशन रहा। आज का दिन यानी कि आखिरी दिन भी विपक्ष तवांग और चीन जैसे मुद्दों पर डिस्कशन चाहता था, लेकिन सरकार कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए जोर देती रही। वहीं लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे को हमने देखा कि मल्लिकार्जुन कैसे चूहे और शेर वाली बातों को लेकर इस शीतकालीन सत्र में बगावत करते रहे। वहीं पीयूष गोयल के भी एक बयान ने काफी हंगामा सदन में पेश किया। वहीं इस सदन में 13 बैठकें हुई। 13 बैठक करीब 68 घंटे तक चली। इस संसद सत्र में एक चीज काफी देखने को रहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए यात्रा में, नहीं तो फिर इसको स्थगित कर दिया जाए। इसको लेकर भी सत्र में काफी बवाल चलता रहा। कैमरामैन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। नेपाल की सेंट्रल जेल में 19 सालों से बंद सीरियल किलर शोभराज को आज जेल से बाहर कर दिया गया, यानी रिहा हो गया है आज। और कौन था शोभराज, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। बिकनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोभराज को नेपाल की जेल से रिहा कर दिया गया है। तकरीबन 2 दशक बाद बुधवार को उसकी रिहाई हुई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चार्ल्स शोभराज को रिहा किया गया। हालांकि इससे पहले चार्ल्स शोभराज 21 सालों तक भारत की जेलों में भी सजा काट चुका है। कहा जाता है कि चार्ल्स शोभराज ने पूरे एशिया में 20 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दिया था। पहले ये लोगों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाता था, फिर उसके बाद उनको लूटता था। कि शोभराज पहले गुरुवार को जेल से बाहर आ सकता था, लेकिन प्रक्रिया में समय लगने के चलते मामला शुक्रवार तक पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उनका दूतावास हालात पर नजर रख रहा है। आपको बता दें कि चार्ल्स शोभराज फ्रांस का ही नागरिक था। चार्ल्स शोभराज की रिहाई की खबरें पूरे विश्व भर में गूंज रही हैं। कैमरामैन निकांत के साथ शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। दिल्ली एमसीडी में 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने वाली आम आदमी पार्टी ने अब मेयर पद के लिए भी ऐलान कर दिया है। और कौन होगा दिल्ली का मेयर, आपको बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। हाल ही में हुए दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था और अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मेयर पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शाली ओबरॉय होंगी। वहीं डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार मोहम्मद आले इकबाल होंगे। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की पीएससी बैठक में ये फैसला लिया गया। मेयर और डिप्टी मेयर 3 महीने के लिए होंगे, जबकि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य 1 साल के लिए बनाए जाएंगे। 6 जनवरी को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक होगी, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। साथ ही स्थायी समिति के जो सदस्य हैं उनका भी चुनाव किया जाएगा। आपको ये बता दें कि 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के जो रिजल्ट घोषित हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती थी और बीजेपी के खाते में 104 सीटें गई थी। अब बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो मेयर और डिप्टी मेयर पद पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी ने अब मेयर और डिप्टी मेयर पद के नाम का ऐलान कर दिया है।
वहीं एमसीडी में मेयर बनाने के लिए 126 के आंकड़े की जरूरत होती है। आज पीएसी की बैठक में 6 नामों पर चर्चा हुई, जिसमें एक नाम मेयर पद के लिए और एक नाम डिप्टी मेयर पद के लिए और 4 स्टैंडिंग कमेटी के लिए हैं। तो वहीं जहां बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर पद पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अब मेयर पद के लिए और डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। निगम की पहली बैठक होगी जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएंगे। तो अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन मेयर पद पर काबिज होता है। कैमरामैन शैंकी के साथ मैं पूजा। चीन समेत कई देशों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है, और ऐसे में भारत सरकार की क्या कुछ तैयारी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। चीन जैसे काफी देशों में कोरोना के संक्रमण बढ़ते हुए देखते हुए तो आज आपातकाल बैठक हुई थी। आपातकाल बैठक में साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए गए। जिस तरीके से कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसमें जो पहले बूस्टर डोज की तरह एक नेजल वैक्सीन जो है वो दोबारा से मंजूरी दे दी गई है। उससे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और फैलते हुए को रोकने के लिए पूरी तरीके से सरकार पूरी तरह अलर्ट कर दी गई है। और अलर्ट करने के बाद आज जो है सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है कि जो नेजल वैक्सीन है उसे जो है सभी लोगों से प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के काफ़ी केसेज जो है अलग अलग देशों में पाए जा रहे हैं, तो उसको देखते भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। अलर्ट होने के बाद ही नेजल वैक्सीन की जो मंजूरी आज दे दी गई। जिस तरीके से जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, पहले जो हॉस्पिटलों के अंदर वो मंजूरी दी गई है, उनमें हॉस्पिटलों के अंदर जो है नेजल वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बाद में लोगों को लगाई जाएगी। जिस तरीके से कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, पहले बूस्टर डोज की जो है यहाँ पर माना दिया गया था कि बूस्टर डोज सभी लोगों को लगाई जाएगी, लेकिन उसके बाद आज सरकार के द्वारा से एक मंजूरी और दी गई नेजल वैक्सीन को देखते हुए कि ये सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण लोगों को लगते हैं तो उसको देखते हुए पहले नेजल वैक्सीन जो है सभी हॉस्पिटलों में उपलब्ध करा दी गई है। और साथ ही इस तरीके कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरीके से सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस दोबारा तेजी से फैल रहा है, अलग अलग देशों से फैल रहा है, और जहाँ भारत की बात की जाए तो भारत में कम 154 केसेज रोज डेली के आते हैं। अलग अलग जो है यहाँ पर जो है अलग अलग देशों में मौतें भी हो रही हैं, लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में पूरी तरीके से ऐसे कोई मौत की स्पष्ट नहीं होता है। और कहा गया है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है इसको देखते हुए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट कहा है कि मास्क और 2 गज की जो दूरी है उसे बना के रखें। और आखिरकार जिस तरीके से गाइडलाइन भी वहाँ पर सरकार के द्वारा जारी की गई है, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए या उत्तराखंड सरकार की बात की जाए या अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक भी की थी। बैठक में सबको दिशा निर्देश दिए थे और कहा था कि जिस तरीके कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देश के अपने अलग अलग मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश दिए और कहा है कि जिस तरीके कोरोना वायरस फैल रहा है इसे किस तरीके से रोका जाए। कैमरामैन सैंकी के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है, और इसको लेकर के सचिवालय में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रही है कि किस तरीके से इस बार कोरोना से निपटा जाए, उसको लेकर तैयारियां किस तरीके की होनी चाहिए, उसकी वानगी जो है सचिवालय में जरूर दिखाई देने लगी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए एक व्यवस्था जरूर बना दी गई है। हालांकि सरकार ने पूर्व में ये जरूर कहा था कि जो वैक्सीनेशन करवाना चाहता है उसके लिए एक समय निर्धारित कर दिया था, उसके बाद जो वैक्सीनेशन राज्य में नहीं होगा। लेकिन चाइना में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसको लेकर बाकायदा केंद्र सरकार के द्वारा जारी एडवाइजरी के बाद राज्य में बाकायदा निर्देश जारी हुए हैं कि सभी सतर्क रहें, अलर्ट रहें, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या जो आगे भविष्य में उत्पन्न ना हो। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन जरूर जो है पहले से चल रहा है, लेकिन जो नया सिम्टम्स की बात सामने आ रही है जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए गए हैं कि अलर्ट मोड पर है। अगर कोई भी इस तरीके की स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां हो, इसका पूरा जो प्रबंध कर लिया जाए। कैमरामैन हर्षुनियाल के साथ में सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। बढ़ते कोरोना को लेकर के अमरोहा प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। पड़ोसी देशों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया। वहीं अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव सिंघल ने सोशल डिस्टेंस और मास्क अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेटर जारी करते हुए कहा कि अमरोहा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए, जिसकी उन्होंने लोगों से अपील की है। वहीं जनता से अपील करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क अनिवार्य कर दिया है। साथ ही उन्होंने इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर उन्होंने बताते हुए कहा कि जो भी बुखार के मरीज हैं उनकी पहले कोविड टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिस पर उन्होंने
ये चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। बिहार में पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है और इसी कड़ी में बिहार में एक बार फिर से बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है। और क्या हुआ पेपर लीक, कैसे हुआ पेपर लीक, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। बिहार में एक बार फिर पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। बीएसएससी तृतीय स्नातक की परीक्षा का पेपर परीक्षार्थियों के एग्जाम सेंटर में बैठते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पेपर जो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसके बाद आपको बता दें कि इसमें जो है किसी की ये शरारत है या ये पेपर यूं ही किसी ने वायरल किया है, इसको लेकर के भी अब ये तो परीक्षा खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसमें करीब 9 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स शामिल हो रहे हैं। वहीं इसमें आपको बता दें कि यह परीक्षा 2 दिन तक 2 शिफ्ट में होनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार बीएसएससी ने परीक्षा में पहले से ज़्यादा सख्ती बरती है, यानी कि परीक्षार्थियों को इस ठंड में भी जूते की जगह चप्पल पहनकर आने को कहा गया है। वहीं परीक्षार्थी जूता पहनकर आए, उनके जूते भी बाहर खुलवाए गए। वहीं बीएसएससी ने इस बार की परीक्षा में परीक्षार्थियों को कलम लेकर भी आने की मनाही की है। आयोग की तरफ से परीक्षा केंद्र पर ही कलम दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य कई ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं जिससे इस बार जो है सख्ती की जा सके। वहीं सभी को इंतजार है कि जो प्रश्न पत्र बाहर दिख रहे हैं वो सही है या गलत, या ये किसी की शरारत है। लेकिन आपको बता रहे कि बिहार के 38 जिलों में इसको लेकर के 528 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से यह परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को होनी है। लेकिन इस परीक्षा के जरिए करीब 2187 पदों पर भर्ती होनी है। आज जो है 2 शिफ्ट में ये परीक्षा हो रही है। परीक्षा शुरू होने के बाद ही अब जो है इस तरीके से पेपर जो है लीक होने का मामला सामने आया है। लेकिन अब ये जांच में ही पता चलेगा कि आखिर ये किस तरीके से पेपर लीक हुआ है या ये किसी की शरारत है। लेकिन अब जो है परीक्षा 2 दिन की है, यानी कि आज भी परीक्षा हुई है और आज कल भी परीक्षा होनी है। और ये परीक्षा जो है पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10:15 से 12:15 तक ये परीक्षा हुई। इसके बाद जो है अब आगे की परीक्षा जो है कल होगी। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है बिहार में जो कि पेपर लीक होने का मामला सामने आया। इससे पहले 2014 में भी एक इसी तरीके से परीक्षा संपन्न कराई गई थी, जिसका पेपर जो है लीक हो गया था, जिसके बाद वहाँ परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। लेकिन अब जो है इस तरीके से दोबारा पेपर लीक सोशल मीडिया पर जो हुआ है उसको लेकर के भी कई तरीके के इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये किसी ने शरारत की है या वाकई में कोई पेपर लीक किया गया है। कैमरामैन निकांत के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। जौनपुर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दाह संस्कार के दौरान ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए? इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी विवेक कुमार ने। जौनपुर में शव दाह संस्कार के दौरान 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रहा है वायरल। जौनपुर के रामघाट पर उस समय हड़कंप मच गया कि जब शव दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों में मारपीट हो गई। बताया जाता है कि किसी बात को लेकर जो है 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात घूंसे चलने लगे। हालांकि मारपीट की घटना में 3 लोग चोटिल हुए हैं। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। वहीं रामघाट पर हुए इस मारपीट का वीडियो बड़ी तेजी से जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वही वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला जो है जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामघाट का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। सीएए हिंसा के आरोपी को कैसे क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है? इस खबर पर ज्यादा पड़ताल की है हमारे संवाददाता अमित सैनी ने। मेरठ में आज सीएए के मुख्य आरोपी हिंसा को भड़काने वाले मेहताब उप चिकना को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। मेहताब पर मेरठ में दंगा फसाद करने के मुख्य आरोपित माना गया था। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध में मेहताब ने सड़कों पर दंगा किया था। वही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, उन्हें सरकारी संपत्ति को भी आगजनी की थी। इसके बाद मेहताब पर संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हुए थे और 2019 से ही मेहताब इस दंगे के बाद फरार चल रहा था, जिसपे लगातार मेरठ की क्राइम ब्रांच की टीम निगाहें बनाई हुई थी। आज क्राइम ब्रांच की टीम ने मेहताब को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है कि उस बवाल के दौरान, उस हिंसा के दौरान उसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। वहीं मेरठ के पुलिस प्रशासन लगातार
सी एक बवाल करने वालों पे लगातार कार्रवाई कर रही है। तो अब मेहताब पे भी अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब मेहताब की प्रॉपर्टी के बारे में भी ब्यौरा लिया जा रहा है। जितनी भी संपत्ति है उसकी कुर्क की जाएगी और उससे सरकारी नुकसान का जितना भी नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा लिया जाएगा। इंडिया वॉइस से अमित सैनी, मेरठ। संभल में 3 तलाक और हलाला के आरोपी को पुलिस ने कैसे किया गिरफ्तार, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। वाली महिला का मामला सामने आया है, जहां पर झंझोर जैसी घटना सामने आई है, जिससे बता सकते हैं तरीका से एक मुराद की युवती की शादी जनपद संभल में होती है। संभल में होने के बाद में जो है उसके अपने पति से कुछ खटन हो जाती है, तो उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक देने के थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद में मामला सुलझा दिया जाता है। जिस मामला सुलझाने के बाद में जब जो है दोनों की रजामंदी हो जाती है और पंचायत जुड़ने के बाद में कहा जाता है कि इन्हें 3 तलाक जो है दे दिया गया। अब इसका आपको हलाला कराना पड़ेगा, लेकिन मौलवी के और परिवार वालों के कहने पर जो है उसके ससुर से हलाला कराने की बात आई सामने। जिस तरीका से उसके ससुर ने रात में उसके साथ हलाला किया गया था, 2 बार उसने रेप किया, लेकिन महिला ने मना कर दिया गया था। जब जो उसने मना करने के बाद में नहीं माने पर उसके बाद में जो है सुबह उसे फिर तलाक दे दिया जाता है। फिर अपने पति के साथ में पहुंच जाती है। पति ने भी ये हालत कर दी है, उसके साथ रेप वाली जैसी घटना करता रहा। तो उसके एक गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद में जब उसे पता चला तो उसके परिवार वालों ने उसे गर्भ गिराने की बात की गई, तो महिला को बंदी बना लिया गया। जब महिला के बंदी बनाया तो उसे पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने उसे छुटा दिया गया। लेकिन उसमें 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पति के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, सास के खिलाफ और परिवार के खिलाफ और 2 मौलवियों के खिलाफ कराया गया, क्योंकि मौलवियों ने ये मामला कहा था, हलाले वाला मामला सामने आया था। तो इसी को लेकर फिर महिला हार नहीं मानी और उसे जो है अपने बच्चे को उसने एक जन्म दिया। आज बच्चा उसका बेटा उसका 5 साल का हो चुका है। ये मामला कोर्ट में 4 साल चला। 4 साल चलने के बाद में आज उसके पति के लिए कोर्ट के आदेश पर उसे वारंट जारी करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके से हलाला वाली मामला सामने आने के बाद में जिस तरीके से 3 तलाक मामला आया, तो उसने जो है आज बड़े खुश है वो महिला। उसका कहना है कि आज मैं योगी जी का धन्यवाद करती हूँ, आज मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसा कानून बनाया है बीजेपी सरकार में, क्योंकि उसमें इतनी बहन बेटियों की इज्जत बचेगी। जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ में हलाला होता है, तो हलाला वाले मामले सामने में आज इस तरीके से महिला को देखा जा सकता है कि कितना खुश हुई है महिला। और उसका कहना यह भी है कि महिला पूरा भरोसा करती हूँ कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश पर मेरे पति है उसे गिरफ्तार कर तो लिया गया है, आगे भी उसे सजा दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से मेरे ससुर ने मेरे साथ में हलाला किया था, रेप किया था, और मेरे पति ने भी मेरे साथ में जिस तरीके से रेप किया गया था, आज वो मेरे बेटा 5 वर्ष का हो चुका है और 5 वर्ष होने के बाद में जिस तरीके से मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। लेकिन महिला का ये भी कहना है कि जिस तरीके से और बहन बेटियों के साथ में हलाला वाला मामला आया है, मैं योगी सरकार का फिर एक बार धन्यवाद करती हूँ। पुलिस का भी धन्यवाद उसने किया। उसके ये भी कहना है कि जिस तरीका से लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, 3 तलाक वाले मामले सामने आते हैं, तो योगी जी के जिस तरीके से कानून बनाया है, योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ में जिस तरीके से ये कानून आया है, उसमें कितनी बहन बेटियों की इज्जत बच जाएगी, कितनी बहन बेटियां इस हालत से बच जाएंगी। आज महिला ने ये थाने में जाकर कहा कि जिस तरीके से मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मेरे सहयोगी प्रांश ठाकुर साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। यूपी के सीतापुर में धर्म परिवर्तन कराने के लालच देने वाले आरोपियों को पुलिस ने किस तरीके से गिरफ्तार किया, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा। सीतापुर एसपी भुले सुशील चंद्रबान ने कठोरतम कार्रवाई करते हुए आज धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत 8 लोगों को जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बीते सोमवार को सीतापुर में धर्म परिवर्तन को लेकर कुछ एक्टिविटीज की गई, जिसमें सदरपुर थाना क्षेत्र और सकरन थाना क्षेत्र शामिल है, जहां पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए कुछ कार्यक्रम किए गए, जिसमें क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया और उन्हें प्रलोभन दिया गया कि वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लें। जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और इस कार्यक्रम को बंद कराकर जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें सीतापुर के कुछ लोकल व्यक्तियों के भी नाम निकल कर आए। उसके बाद एक टीम गठित की गई, जिसमें एएसपी एनपी सिंह और डॉक्टर राजीव दीक्षित के नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई करते हुए सकरन थाना क्षेत्र और सदरपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई कि उनके पास से बैंक पासबुक, आधार, चेकबुक, वोटर आईडी और कुछ कूटरचित दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। यूपी के कासगंज में ठंड के प्रकोप के बीच में जिलाधिकारी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है और इस खबर की पड़ताल की है हमारे सहयोगी अशोक शर्मा ने।
पहाड़ी इलाकों में पड़ रही बर्फ के चलते उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं कासगंज जनपद की जिलाधिकारी महोदय ने ठंड के प्रकोप के चलते अपने कासगंज नगर पालिका की कई जगहों का निरीक्षण किया, जिसमें रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे रोड, गांधी मूर्ति, अन्य जगहों पर सो रहे गरीब असहाय लोगों के लिए कंबल वितरित किए। वहीं रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया, जिसमें वहां रह रहे स्थानीय लोगों से उनकी परेशानियों को पूछा। लेकिन सारी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि ये धरातल पर कितना साबित होगा, ये देखने वाला टाइम बताएगा कि क्या जनता इस ठंड से बच सकती है कि नहीं। कासगंज से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जैसे जैसे दिसंबर का महीना खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और इसी कड़ी में सिद्धार्थ नगर के महरिया ग्राम प्रधान ने गोवंशों के लिए एक अनोखी पहल की है और इस खबर की पड़ताल भी की हमारे सहयोगी ने। सिद्धार्थनगर जिले में गौवंशी पशुओं को बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा प्रयास किया गया और जगह जगह जो है महरिया गौशाला पे अलाव जलाया गया और त्रिपाल लगाए गए, जिससे गौवंशी पशुओं को ठंड से बचाया जा सके। ये महरिया गौशाला पे लगाया गया है, जो कि ग्राम प्रधान ओम प्रकाश सिंह द्वारा ये कार्य किया गया, जिससे गौवंशी पशुओं को बीमारियों से और ठंड से बचाया जा सके। ठंड से बचाने के लिए जगह जगह अलाव का व्यवस्था किया गया और त्रिपाल लगाया गया, जो कि वहाँ 300 से ऊपर गौवंशी पशु रह रहे हैं और उनको बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए ये अथक प्रयास ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। उधर सुल्तानपुर में हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव ने रिबोर हैंडपंपों को लेकर के एक स्पेशल स्टोरी की है। क्या है वो स्टोरी, देखिए आप। बोरिंग के दौरान हैंड पाइप से निकलने वाली जीआई पाइप के माध्यम से गौवंशों के शेल्टर हाउस को बनाने का कार्य सुल्तानपुर के डीपीआरओ आर.के. भारती ने किया है। आपको बता दें, सौराई ग्राम पंचायत में स्थित गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे जिला अधिकारी रवीश गुप्ता ने सराहना करते हुए ये बताया कि अन्य जिलों में भी इस तकनीक का प्रयोग करके गौवंशों का आश्रय स्थल बनाया जाएगा। आपको बता दें, इसकी लागत में 60% की कमी से इस आश्रय स्थल को बनाया गया है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। बलिया में किसानों के धान खरीद में क्या प्रति बोरी में 2 किलो की कटौती हो रही है, इस खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता करुणेश पांडे ने। धान की पैदावार के बाद सीधे धान जो है किसान क्रय केंद्र पर लेके पहुंच रहे हैं। हनुमानगंज के धान का क्रय केंद्र पे एक किसान पहुंचा, जहां पे कि 2 दिन से उस टाली पर धान को लेकर के और वहां पे उसको इंतजार करना पड़ा। उसके बाद 2 दिन के बाद उसका नंबर लगा। किसान का आरोप है कि धान में धूल ओल के नाम पे 2 किलो प्रति बोरी के हिसाब से कटौती की जा रही है। वहीं पे अगर जो क्षेत्रीय विपणन अधिकारी है उससे बात की गई, उसने कहा कि नहीं, कोई कटौती नहीं होती है। अगर जिस धान में धूल होता है उसको धूल को साफ कराया जाता है। अगर धान खराब है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन कटौती नहीं की जाती है। जब धान केंद्र की अगर स्थिति देखी जाए तो किसी केंद्र पे धान की बहुत खरीद की धीमी गति है और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिला है कि धान का जो क्रय केंद्र है उस समय से भी नहीं खुलते हैं, जिसको लेकर के विपणन अधिकारी से भी कई बार इसके बारे में बात किया गया। विपणन अधिकारी ने कहा कि हाँ, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, धान की खरीदारी हो रही है। वहीं अगर क्षेत्रीय अधिकारी, विपणन अधिकारी से जब बात किया गया तो उसने कहा कि अब तक जो है 5,500 कुंटल धान की खरीदारी हो चुकी है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए, बलिया से। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।